हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 5 है यानी सामाजिक अध्ययन, उसका हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 1 का जो है 2 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी चैप्टर 1 में जो है 3 क्लासेस होंगी, तब जाके उसका पूरा जो है कवर होगा। तो पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है और आज जो है वो है आपका पार्ट 3। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 1 जो है, उसमें हमने अब तक पढ़ा कि भारत में मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। ठीक है, बाबर कैसे आया, फिर उसके बाद हुमायूं ने कैसे शासन किया, उसके बीच में शेरशाह की क्या स्टोरी थी, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर। इतना हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है। बाकी उन सब के बीच में कितने युद्ध हुए, जैसे पानीपत का हो गया, खानवा का हो गया, ठीक है, चौसा का युद्ध हो गया, जितने सारे युद्ध थे उसको हमने अब तक पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। ठीक, और आज ये आपका चैप्टर 1 का लास्ट है। और अगर आप लोगों ने और क्लासेस नहीं की हैं, बाकी भी क्लासेस चल रही हैं, यानी अदर सब्जेक्ट जो है उनकी भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक करिए, आपको वहां पे सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं शाहजहां। ठीक, शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, जो शाहजहां है आपके, जो ये शाहजहां है वो जहांगीर के जो है पुत्र थे। ठीक, जहांगीर का जो पुत्र था वो कौन था? शाहजहां था। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, फिर जहांगीर का पुत्र शाहजहां। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा, यानी जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है शाहजहां उसके सिंहासन पर बैठा। ठीक, 1628 ईस्वी को राज्याभिषेक आगरा में हुआ। 1628 ईस्वी को जो है इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। आई बात समझ में? और देखिएगा, जो शाहजहां है उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। दारा शिकोह, ठीक है, शाहसुजा, औरंगजेब और मुराद, ये जो है 4 शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, देखिएगा, शाहजहां के जीवन काल में ही सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया था, जिसमें औरंगजेब को सफलता मिली और उसने शाहजहां को कैद में डलवा दिया। देखिएगा, क्या हुआ था कि जब शाहजहां के जो 4 पुत्र थे, उसी शाहजहां के जीवन काल में, यानी जब शाहजहां जिंदा था उसी के शासन के समय ही जो है उनके पुत्रों में क्या हुआ? मतभेद हो गया। वो भी किसके लिए? सिंहासन के लिए। तो उन चारों के बीच में क्या हुआ? युद्ध वगैरह हुआ, जिसमें से किसको सफलता मिली? औरंगजेब को सफलता मिल गई। और औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, और उसने क्या किया? अपने पिता को जो है बंदी बना के कैद में डलवा दिया। आई बात समझ में? अब हम ये देखते हैं कि जो शाहजहां है, शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग। इसके पहले हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था ना कि जो गुप्त काल है वो स्वर्ण युग कहलाया। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मुगल काल है, मुगल काल में जो आपके शाहजहां का पीरियड चल रहा था, यानी जो शाहजहां का काल चल रहा था, उसके काल को स्वर्ण युग कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। अब क्यों कहा गया वो हम देखेंगे। तो देखिएगा, शाहजहां को स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी, यानी जो आपका शाहजहां है उसको कला वगैरह में क्या थी? बहुत रुचि थी। उसने आगरा में ताजमहल का निर्माण अपनी मुमताज महल की याद में करवाया। यानी जो आपका शाहजहां है, आप सभी को पता है कि जो आगरा में ताजमहल बना हुआ है वो शाहजहां ने बनवाया था, वो भी अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में उसने बनवाया था। ठीक, उसके बाद देखिएगा, आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, उस और जो आपका दिल्ली का लाल किला है उसी में दीवाने खास, ठीक, और दीवाने आम और जो है जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण इसने कराया था। ठीक, अब देखिएगा आगे, समझिएगा, मयूर सिंहासन, उस मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी बोला जाता है। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी बोला जाता है। तो मयूर सिंहासन का जो रचन, यानी कि मयूर सिंहासन को बनाने वाला जो मतलब कि आपका राजा था वो कौन था? शाहजहां था। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, जो कि अब कहा गया है कि ये अब हमारे भारत से चल
शायद ब्रिटेन में चला गया है। तो देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, समझिएगा, जो आपका मयूर सिंहासन है ना, मयूर सिंहासन, इसकी संरचना बहुमूल्य रत्नों एवं कोहिनूर, हीरे, मोती एवं लाल मणियों से की गई थी। आपका जो मयूर सिंहासन है, उस वो जो बनाया गया ना, उसमें जो है बहुत महंगे महंगे रत्न, ठीक, और जो कोहिनूर हीरा है ना, कोहिनूर हीरा आपके मयूर सिंहासन में ही लगा हुआ था। और बहुत सारी जो जो है कीमती मोतियां थी, मणियां थी, सब के सब जो है उस सिंहासन में लगे हुए थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि सन 1739 ईस्वी में ईरान का एक शासक था नादिर शाह, वो भारत पे आक्रमण करता है और मयूर सिंहासन को वह लूट कर कहाँ ले जाता है, ईरान में ले जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद समझिएगा, मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। यानी मुगल शासन के जो आपके शाहजहां के टाइम में क्या हुआ कि चित्रकारी का, साहित्य का और संगीत का, इन सब का क्या हुआ, विकास हुआ। हालांकि पूरा देखा जाए तो मुगल शासन के अधीन क्या हुआ कि भारत में, यानी जब मुगल शासन का जो पीरियड चल रहा था उसके द्वारा भारत में जो है चित्रकारी का, साहित्य का और संगीत का विकास हुआ। ठीक, इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने गुप्त काल पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था कि गुप्त काल जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन वही कहा जा रहा है कि गुप्त काल तो प्रथम था। अगर देखा जाए तो भारत का जो दूसरा स्वर्ण काल है वो आपके मुगल काल को कहा जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद देखिएगा, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। जो शाहजहां है उसका जो पुत्र था एक और, दारा शिकोह, वो संस्कृत का विद्वान था। ठीक, उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। यानी जो दारा शिकोह था वो संस्कृत का विद्वान था, और जो उपनिषद है उसको उसने क्या किया था, संस्कृत लैंग्वेज में था तो उसने संस्कृत से अनुवाद करके फारसी में उसने जो है उपनिषद को लिखा था। आई बात समझ में? अब देखिएगा, शाहजहां जो है उसकी मृत्यु 1666 में हो गई थी। आपके शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई थी। उसके बाद जो आपका शाहजहां का पुत्र तीसरे नंबर वाला था औरंगजेब, उसका शासनकाल शुरू हो जाता है। ठीक, तो देखते हैं औरंगजेब के बारे में पढ़िएगा। औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरे नंबर का पुत्र था। जो आपका औरंगजेब है वो मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरे नंबर का पुत्र था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था, और 1658 में, यानी 1658 में वह गद्दी पर बैठा। ठीक, अब देखिए, जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा उसने क्या क्या परिवर्तन किए थे। यानी औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उसने क्या क्या अपने सत्ता में उसने परिवर्तन किया। ठीक, तो पहला देखिएगा, औरंगजेब ने सादगी का जीवन अपनाया। यानी औरंगजेब है जो, उसको जब वो अपनी सत्ता, यानी जब वो शासन करना शुरू किया या जब वो राजगद्दी पे बैठा तो वो अपना जीवन बहुत साधारण तरीके से जीता था। ये नहीं कि मैं राजा हूं तो बिल्कुल उसके अंदर रौब आ जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन उसने व्यतीत किया। ठीक, उसके बाद देखते हैं, अगला है मंदिरा भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर रोक लगा दी। यानी जो आपके भांग है, शराब है, मंदिरा है, जो नुकसानदेह है, उसने क्या किया कि जो आपके सार्वजनिक प्लेस, यानी जहां जहां पे ये बिकते थे या जहां जहां पे ये मिलते थे, हर एक जगह पे उसने क्या किया, रोक लगा दिया। ठीक, अगला देखिएगा, दरबार में नृत्य और संगीत पर रोक लगाई। यानी आप सभी को पता होगा कि मूवीज में या सीरियल में आप देखते होंगे कि जो राजा वगैरह होते हैं उनके दरबार में जो डांस करती हैं और बहुत सारे संगीतकार होते हैं वो आके संगीत सुनाते हैं। तो उसने अपने दरबार में नृत्य यानी डांस वगैरह, संगीत, इन सब चीजों पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ठीक, अगला देखिएगा, उसके द्वारा जारी सिक्कों पर से कलमा हटवा दिया गया। यानी उसने जब सिक्के जो जारी किए उसमें जो कलमा था उसने क्या किया, उसको हटवा दिया। ठीक,
अगला, जनता पर लगे लगभग 80 करों को हटा लिया गया। उसने क्या किया औरंगजेब ने, जो जनता पर कर लगे हुए थे, अलग अलग प्रकार के कर, तो कुल मिला के उसने 80 करों को क्या किया, हटा दिया। ठीक है, तो औरंगजेब ने इतनी सारी चीजें जो है वो शुरुआत की थी जब वह शासनकाल ना शुरू किया था। ठीक, उसके बाद देखिएगा, औरंगजेब के समय तक मुगलों तथा सिखों के संबंध काफी बिगड़ गए थे। यानी जब औरंगजेब का जो टाइम ऑफ पीरियड था या शासनकाल का जो समय था, तो उसके समय क्या हुआ कि जो मुगल थे और जो सिख थे, ठीक, उनके बीच जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे और बिगड़ गए। ठीक, और सिखों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए पंजाब के मुगल अधिकारियों व सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ और सिखों की हार हुई। औरंगजेब जो है, उसके शासनकाल में क्या हुआ कि जो मुगल है और सिख हैं, इनके बीच में क्या हुआ, काफी मतभेद हुआ। यानी उनके जो संबंध थे वो बहुत ही बिगड़ गए थे, और सिखों की क्या थी, शक्तियां बढ़ रही थी। और इन सब को रोकने के लिए जो मुगल अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया कि जो सिख के गुरु गोविंद सिंह हैं, उनके नेतृत्व में जो है युद्ध लड़ा और वो सिखों की वहां पे हार हो गई। ठीक है, अगला देखिएगा, समझिएगा। 1678 ईस्वी में कूटनीति एवं दमनकारी नीति अपनाकर औरंगजेब ने इनका विद्रोह समाप्त कर दिया। यानी जो है 1678 में क्या किया कि उसने कूटनीति अपनाई और भी चीजें अपनाकर उसने क्या किया कि औरंगजेब ने इन सब का विद्रोह समाप्त कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने इनका विद्रोह समाप्त कर दिया और 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। जितनी भी आज के टाइम में आपके ये मंदिर मस्जिद की स्टोरी चल रही है, ये सब औरंगजेब की ही देन है। अगर उसने स्टार्टिंग में ही किसी भी मंदिर को ना तुड़वाया होता और मस्जिद का निर्माण ना करवाया होता, तो आज ये जो लड़ाइयां अभी भी चल रही हैं कुछ जगहों पे, वो शुरू ही ना हुई होती, है ना। तो देखिएगा, औरंगजेब ने क्या किया था कि हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया था, जिसमें से क्या था, आपका जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है वो था, ठीक, बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर था वो था, और आदि बहुत सारे मंदिर उसने तुड़वाने का आदेश दे दिया था। उसके बाद देखिएगा, जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो आपका मुगल साम्राज्य है, उसका पतन क्यों हुआ। यानी मुगल साम्राज्य कैसे, उसका जो शासन काल है वो कैसे धीरे धीरे कम हुआ और फिर खत्म हो गया। ठीक, इसको हम देखेंगे। तो देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल साम्राज्य में कोई इतना काबिल शासक नहीं था कि वह मुगल साम्राज्य को संभाल सके। ठीक, तो देखिएगा, पहला आपका समझिएगा, औरंगजेब की धार्मिक नीति में हिंदुओं से जजिया कर लेना, हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास। औरंगजेब जो है, उसकी जो धार्मिक नीति थी वो बहुत ही खराब थी। वो क्या कर रहा था कि हिंदुओं से जजिया कर ले रहा था और जबरदस्ती जो हिंदू थे उनको मुसलमान बना रहा था। ठीक, इसका जो ये प्रयास था या जो ये कर रहा था, इसकी वजह से भी मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए अगला, समझिएगा, औरंगजेब ने 25 वर्ष दक्षिण भारत में शासन किया, इसलिए उत्तर भारत पर वह ध्यान नहीं दे पाया। यानी जो औरंगजेब है वो 25 वर्ष तक, ठीक, दक्षिण भारत पे ही शासन किया, यानी सिर्फ वो दक्षिण भारत पे फोकस कर रहा था, और जो अदर जो है उत्तर भारत, वहां पे ध्यान ही नहीं दिया। जिससे क्या हुआ कि एक जगह पे स्ट्रांग हुआ लेकिन बाकी जगह क्या था, वहां पे वीक हुआ और वहां के लोग हावी हो गए। आई बात समझ में। उसके बाद अगला है, औरंगजेब के बाद अयोग्य शासक। यानी औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जो कि मुगल साम्राज्य को जो है, साम्राज्य को ऐसे ही स्थापित किया रहे। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य शासक थे, जिससे क्या हुआ, आपके मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अगला है, विशाल मुगल साम्राज्य की सुरक्षा न कर पाना। यानी जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल था, यानी बहुत जगह बहुत फैला हुआ था और हर एक जगहों पे सुरक्षा करना मुश्किल था।
ठीक, क्योंकि शासक जो थे वो योग्य नहीं थे, वो इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाते थे, अपने साम्राज्य को वो सुरक्षित नहीं रख पाते थे। इसकी वजह से जो है मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हो गया। अगला है बढ़ती मराठा शक्ति, यानी जो मराठा लोग थे उनकी शक्तियां बढ़ने के कारण भी इनका पतन हो गया। ठीक, अगला देखिएगा साम्राज्य की आर्थिक दुर्बलता, यानी जो साम्राज्य था वहां की आर्थिक कंडीशन भी ठीक नहीं थी। ठीक, अगला है मुगल साम्राज्य में निरंकुश शासन, यानी जो मुगल साम्राज्य था वहां का शासन कैसा था, बहुत ही निरंकुश था, यानी बहुत ही कट्टर लोग थे, बहुत उसमें मतलब कि आपकी प्रजा को बहुत ही प्रताड़ित करते थे, बहुत परेशान करते थे, उनका शासन बिल्कुल अच्छा नहीं था, इस वजह से भी लोग उनको मतलब पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अगला नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य को अपार क्षति हुई, यानी जो नादिर शाह ईरान से आया हुआ था, इन सब के आक्रमणों की वजह से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य को बहुत भारी क्षति हुई। इसी आपका जो नादिर शाह है यही जब आपका आया था तब इसने क्या किया था, मयूर सिंहासन को लूट के ईरान ले गया था, है ना। ये स्टोरी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए अब हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों का उत्कर्ष। ठीक, ये देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों का भारत में बहुत अधिक प्रभाव पड़ चुका था। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करके अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। आपका जो मुगल साम्राज्य है उसका जो अंतिम शासक था वो था आपका बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो आपको पता है कि एक वो आ तो चुके ही थे, है ना, पहले उधर से आए थे, आपके समुद्री रास्ते से आए हुए थे, तो गोवा पौंडीचेरी ऐसे ऐसे जगहों पे थे। फिर धीरे धीरे वो दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। ठीक, और जब वो दिल्ली में आए तो उस समय जो है मुगल शासक का जो अंतिम सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय वो शासन कर रहा था। तो मुगल सम्राट ने क्या किया कि बहादुर शाह द्वितीय को, जैसा कि आप सभी को पता है ये लोग बहुत कमजोर हो चुके थे, तो मुगल सम्राट का जो अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था उसको जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि बंदी बनाया और फिर उसको रंगून भेज दिया। ठीक, और रंगून में क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई, और बहादुर शाह की मृत्यु के साथ ही हमेशा के लिए आपके मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक, ये स्टोरी समझ में आई कि अंग्रेजों का उत्कर्ष कैसे हुआ, और अंग्रेजों ने जो आपके मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था उसको उन्होंने बंदी बनाया और रंगून भेजा, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। और यहीं से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का बिल्कुल जड़ से खात्मा हो गया। ठीक, अब हम एक बार देख लेते हैं कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो क्या था। प्रथम और द्वितीय युद्ध तो आपने पढ़ा है, तृतीय युद्ध देख लीजिएगा। तो तृतीय युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें से क्या हुआ था, आपके मराठा हार गए थे। ठीक, फिर से देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें से क्या कि मराठा जो है वो हार गए थे। अब ये देखेंगे कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठों जो है यानी जो मराठा थे उनका हार का कारण क्या था, ठीक, वो पराजय क्यों हुए थे। तो देखिएगा पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत में आगमन हुआ, यह मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो देखिएगा जब पंजाब पे अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पे क्या किया था, आक्रमण किया था, और यहीं से आपके अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण हुआ था, और उसका आगमन जो है वो मराठों के लिए क्या था, बहुत ही घातक था, यानी उसका आगमन इन लोगों के परेशानी का कारण बना। ठीक, इस युद्ध में पहली बार छापा मार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले मैदान में युद्ध हुआ, यानी आपके जो मराठा थे वो छापा मार युद्ध पद्धति अपनाते थे, और जबकि इस युद्ध में क्या हुआ, आपके पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हुआ कि यह युद्ध खुले मैदान में हुआ। इसके लिए क्या हुआ कि मराठा इसके लिए क्या थे, रेडी ही नहीं थे, यानी वो ऐसा युद्ध करते ही नहीं थे। इसलिए क्या हुआ कि उसमें
ये मराठा आपके इस युद्ध में हार गए। ठीक, इस युद्ध में उच्च कोटि के मराठा सैनिकों एवं पेशवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। जब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ कि वो छापामार युद्ध की पद्धति अपनाते थे, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में खुले मैदान में युद्ध हुआ, तो इसमें मराठा जो है पराजय भी हो गए थे, यानी पराजित हो गए थे, यानी हार गए थे। और इस युद्ध में जो आपके मराठा के जो बहुत उच्च कोटि के सैनिक थे, पेशवा थे, इन सब की भी कुछ लोगों की जान चली गई थी। ठीक, तो यहाँ पे आपकी चैप्टर 1 जो है मुगल शासन का जो काल था, यानी भारत पे जो मुगल शासक का पीरियड जितने दिनों तक चला, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या युद्ध हुए, किनके किनके बीच में कैसे हुआ, बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं का पुत्र था, 1 to ऑल चीजें हम लोगों ने पढ़ी। चैप्टर 1 का 3 क्लास हुआ है, तब जाके आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो चलिए अब कुछ मेन चीजें हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। जहांगीर ने कंधार, मेवाड़, अहमदनगर व कांगड़ा आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। यानी जो जहांगीर है वो कंधार पे, मेवाड़ पे और अहमदनगर और कांगड़ा जैसे राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की थी। ठीक, अगला है आपका इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। जो इबादत खाना है इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक, अगला है ग्रांड ट्रंक रोड, जो है वो किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो आपने पढ़ा है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था, है कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये आपका संविधान नहीं पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, या पॉलिटी से नहीं कह सकते, जब हम ये पढ़ते हैं हिस्ट्री का ही पढ़ते हैं जब हम, ठीक, यानी जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब वहां पे हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां का ये सिलेबस है, तो देख लीजिए। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ लेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, तो जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1763 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे बात समझ में? तो ये हमने टोटल आज चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ा है, और आपका चैप्टर 1 जो है यहाँ पे आज फिनिश हुआ। ठीक, यानी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। तीनों क्लास को अच्छे से रिवाइज करिए। आज ये अंतिम क्लास है, तो आज आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। और एक चीज और, जैसे कि आपका जो चैप्टर चलता है तो वो थोड़ा बड़ा होता है, तो जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तभी आपको पीडीएफ भेजा जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आप पेशेंस बना के रखा करिए, आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम आईडी से नहीं कनेक्ट है तो कनेक्ट हो जाइएगा, वहां पे आपको इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर की जाती है, सारे अपडेट बताए जाते हैं, और वहां पे आपको पीडीएफ भी भेजी जाती है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।